हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, अभी अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा कि निजी, व्यक्तिगत और प्रयोज्य आय को हम कैसे निकालें। अब इस वीडियो के अंदर हम उन तीनों तरीकों के निजी, व्यक्तिगत और प्रयोज्य तीनों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें दिया गया है निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। आप सभी को याद होना चाहिए कि मैंने बताया था कि सबसे पहले निजी, व्यक्तिगत और प्रयोज्य आय के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनडीपी होना चाहिए, और वो किस पर होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पर होना चाहिए। अगर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है तो उसमें से हम क्या निकालेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का, जो सरकारी क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है उसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगी, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी रह जाएगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर हमें पहले से ही जो हमारी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट थी उसमें से सरकारी क्षेत्र को निकालने के बाद जो हमारे पास बचता है कि निजी क्षेत्र का हिस्सा जो उसी एनडीपी से प्राप्त होता है वो हमें दे रखा है। तो वो वाला स्टेप हमें यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय जो कि करोड़ में 254 करोड़ है, तो ये हमें निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय दे रखी है। अब आगे क्या दे रखा है हमें, सरकारी प्रशासनिक विभागों से निवल हस्तांतरण, वो हमें 10 करोड़ है। और अगला है शेष विषम को दिया गया चालू हस्तांतरण, वो भी कितना है, 4 करोड़। और इसके बाद राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज और फिर विदेशों से निवल कारक आय यानी कि नफिया जो कि -3 है। इस पूरी स्टेटमेंट से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है निजी आय। क्या निकालना है हमें, निजी आय। तो आप सभी को पता है निजी आय के लिए हम पढ़ चुके हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से जो प्राप्त कारक आय उसके अंदर मैंने बताया था आपको 4 चीजें जोड़नी है, और वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर बताया था नफिया, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, तीसरे नंबर पर 2 हमारे चालू हस्तांतरण थे। एक चालू हस्तांतरण सरकारी विभाग से प्राप्त था और दूसरा शेष विषम से प्राप्त था। अब आप देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या है, हमें सबसे पहली चीज दी हुई है 254 करोड़ जो कि क्या है, निजी क्षेत्र का एनडीपी में हिस्सेदारी, जो कि सरकारी क्षेत्र को पहले से ही निकाल कर हमें पहले से ही ये दे रखी है। तो निजी आय प्राप्त करने के लिए हमें इसके अंदर 4 चीजें जोड़नी है। सबसे पहले नंबर पर हमें क्या जोड़ना है, अगर हमने याद किया है तो उसी तरीके से हम चलते हैं। सबसे पहले हमें NFIA जोड़ना है जो कि ये लास्ट में दे रखा है हमारा, और जो कितना है -2, तो ये हमें जोड़ना था लेकिन ये है माइनस का, तो हम इसे इस तरह से लिखें। तो निजी क्षेत्र का एनडीपी से प्राप्त हिस्सा जमा NFIA जो कि वैसे हमें माइनस का दे रखा है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे और प्लस माइनस फिर बाद में ही माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज हमें इसके अंदर क्या जोड़नी है, वो है हमारी क्या थी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो कि कितना है हमारा 10 करोड़। इसके बाद तीसरी चीज थी हमारी सरकारी क्षेत्र से 2 चालू हस्तांतरणों में पहला हस्तांतरण सरकारी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त निवल चालू हस्तांतरण जो कि कितना है 10 करोड़। और दूसरी चीज भी चालू हस्तांतरण ही थे, लेकिन वो हमें कहां से प्राप्त थे, शेष विषम से। तो ये शेष विषम को दिया गया, अब ये आपको ध्यान रखना है, ये शेष विषम को दिया गया चालू हस्तांतरण है, ना कि शेष विषम से प्राप्त। तो अगर शेष विषम से प्राप्त चालू हस्तांतरण होता तो हम इसको जोड़ देते, लेकिन क्योंकि ये क्या है, शेष विषम को दिया गया चालू हस्तांतरण है। ऐसे ही अगर यहाँ पर भी दिया गया होता तो हम इसे माइनस करते सरकारी वाले में, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इस वाले चालू हस्तांतरण को हम जोड़ेंगे नहीं, बल्कि जोड़े तो नहीं लेकिन इस तरह से जोड़ेंगे क्योंकि ये दिया गया है, तो ये माइनस का माना जाएगा क्योंकि ये हमें प्राप्त नहीं हुआ, ये हमने दिया है। तो हमने 4 चीजें देख ली, निजी क्षेत्र का जो एनडीपी से प्राप्त हिस्सा था उसके अंदर की 4 चीजें हमने जोड़ने के तरीके से लिखी, लेकिन क्योंकि ये माइनस की है तो हमने इन दोनों को अलग से माइनस में लिखा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 254 प्लस माइनस -3 प्लस 10 और प्लस माइनस फिर से माइनस के 4। तो 254 के अंदर हम 10 जोड़ेंगे 264 में 10 जोड़ेंगे 274, और 74 में से ये माइनस के 7 अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 267 करोड़। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारी निजी आय। तो बच्चों, हमने जैसे पीछे हमने देखा था, हमने ठीक वैसे ही किया है
कि जो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी है एनडीपी में वो पहले से ही हमें दी हुई है, हमें सरकारी क्षेत्र को घटाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। उसके अंदर हमने अपने आगे के जो 4 हमारे कंपोनेंट्स थे जो हमें याद करने पड़ेंगे उनको हमने जोड़ दिया, तो क्या आ गया हमारा निजी आय। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ निजी आय निकालने का। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों ये हमने अगला उदाहरण लिया है, इस उदाहरण के अंदर भी हमें निजी आय निकालनी है। इस उदाहरण में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सरकारी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त चालू हस्तांतरण जो कि कितना है 15, ये करोड़ में है। दूसरे नंबर पर हमें दिया है गैर विभागीय सरकारी उद्यमों की बचतें, गैर विभागीय उद्यमों की बचतें 1 करोड़ है। इसके बाद कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि ये क्या है एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर एनएनपी, एनडीपी हमें चाहिए और ये यहाँ पर क्या है एनएनपी। तो ये हमें ध्यान रखना है, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद 473 करोड़, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय यानी कि नफिया जो हमारा कितना है -7, और इसके बाद सरकारी प्रशासनिक विभागों में की संपत्ति और उद्योगवर्ती से आय 9 करोड़ है, और फिर शेष विषय से चालू हस्तांतरण 4 करोड़ और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, और निकालना क्या है वही निजी आय। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि क्या है हमारा एनएनपी, और हमें चाहिए क्या था एनडीपी। तो एनडीपी हम निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे हम, एनएनपी से एनडीपी कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालने के लिए हम अब नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए और डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नफिया का। तो नफिया को इसमें से माइनस करते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से 473 में से एनएफआई जो कि हमारा माइनस के साथ है, इसे माइनस करके वो माइनस और वो भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो करके हम एनडीपी निकाल सकते हैं। या फिर हमें ये पता है कि इसके अंदर एनडीपी, इसके अंदर नफिया है, तो हम ये दिमाग में रखेंगे और उस हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लिया ये हमें पता है कि इसके अंदर नफिया पहले से है, तो ये हमारे पास क्या है एनएनपी है एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसके अंदर हमारा नफिया पहले से है, तो जो हमें कब चाहिएगा, बाद में चाहिएगा, तो हम इसको अभी इसमें से माइनस नहीं करते, लेकिन ये हमारे दिमाग के अंदर है कि भाई इसके अंदर नफिया पहले से है। तो हम क्या करते हैं, हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से सरकारी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी उसको माइनस कर देते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र की सीधे सीधे दे रखी है तो उसे माइनस करेंगे, या फिर इसके मैंने 2 भाग बताए थे आपको। पहला भाग बताया था सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति व उद्यमवर्ती से प्राप्त आय, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। और दूसरी चीज क्या थी माइनस करने की, गैर विभागीय सरकारी उद्यमों की बचतें जो कि क्या है 1 करोड़। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगी, एनएनपी का वो हिस्सा जो उसे सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगी हमारे पास एनएनपी बच जाएगी, लेकिन किसकी, निजी क्षेत्र। जब हम सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास निजी क्षेत्र का एनएनपी का हिस्सा बच जाएगा। और निजी क्षेत्र का जो एनएनपी का हिस्सा था उसमें हमने क्या कहा था, 4 चीजें जोड़नी है जिससे क्या बनेगी हमारी निजी आय। पहले नंबर पर जो चीज हमें जोड़नी है वो क्या थी, नफिया। अब नफिया मैंने बता दिया इसके अंदर ऑलरेडी है, तभी तो ये नेशनल है, तो यहाँ पर अब हमें नफिया को अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि नफिया इसके अंदर पहले से है। तो जब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, एनएनपी में से -9 और -1 को माइनस कर देंगे तो एनएनपी था कितना हमारा 473 करोड़। तो मैं यहाँ पर 473 करोड़ लिख सकती हूँ, 473। इसमें से जब ये 2 माइनस हो जाएंगे तो हमारा एनएनपी बच जाएगा, लेकिन इसका निजी क्षेत्र का। और निजी क्षेत्र के एनएनपी के अंदर हमें 4 चीजें जोड़नी है, जिसमें से एक चीज जो एनएफआई है वो इसके अंदर पहले से है क्योंकि ये नेशनल है, तो इसको जोड़ने की हमें जरूरत नहीं। तो अब आगे 3 चीजें और जोड़ेंगे हम, और वो 3 चीजें क्या है, दूसरे नंबर पर आएगा हमारा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो कि कितना है 25 करोड़। तीसरे नंबर पर हमारी चीज जोड़ेंगे, 2 तरह के हमारे हस्तांतरण थे। पहला हस्तांतरण सरकारी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त हस्तांतरण जो कि 15 करोड़ है, और दूसरे नंबर पर जो हमारा हस्तांतरण है वो कितना है हमारा, वो हस्तांतरण आएगा हमारा शेष विषयों से प्राप्त हस्तांतरण जो कि कितना है हमारा 4। तो जब इन 3 को हम जोड़ेंगे और ये जो 2 चीजें हैं -9 और -1, इसको हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो ये मैंने शायद स्टेटमेंट में से गलत लिख दिया है, यहाँ पर 18 करोड़, 18 करोड़। तो यहाँ पर भी हम 18 करोड़ करेंगे
तो अब इसके बाद ये 10 इसमें से माइनस होंगे तो हमारे पास 463 बचेगा। 463 के अंदर जब हम ये सब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 513 करोड़, जो कि हमारा आंसर है। और जो क्या है हमारी निजी आय, निजी आय। तो निजी आय के लिए हमने क्या किया, वही तरीका हमने निकाला कि जो हमारी एनएनपी है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें यहाँ पर दी हुई थी। तो हमें एनडीपी हमने नहीं निकाला क्योंकि बाद में जाकर हमें एनएफआईए को प्लस करना है, वो एनएनपी हो जाता है। तो उस तरीके से हम वहीं से चले जहाँ से हमने शुरू किया था। तो उम्मीद है आपको ये उदाहरण भी समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ और हो गई बच्चों। जो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज था वो भी हमारा 25 करोड़ नहीं है, 28 करोड़ है। तो जब यहाँ पर भी हम 28 लिखेंगे तब हमारा 513 करोड़ जो आंसर है वो हमारा आएगा आंसर। तो लिखने में थोड़ी सी स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से आंसर हमारा यही आएगा 513 करोड़। अब चलिए हम अगला उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों ये हमने अगला उदाहरण दिया है जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय 224 करोड़ है। तो यहाँ पर भी निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पहले से निकाल रखी है। एनडीपी में से सरकारी क्षेत्र का जो हिस्सा था विभागीय और गैर विभागीय उद्यमों का, वो पहले से निकाल दिया और सीधा निजी क्षेत्र का हिस्सा दे दिया 224 करोड़। आगे शेष मिशन से प्राप्त निवल चालू हस्तांतरण 3 करोड़, सरकार से प्राप्त निवल चालू हस्तांतरण 9 करोड़, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 8 करोड़, अविकृत लाभ 1 करोड़, निगम कर 3 करोड़ और प्रत्यक्ष कर 2 करोड़। यहाँ इससे हमें निकालना क्या है, यहाँ निकालनी है हमें व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम हमें निकालनी है। तो फिर से चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को उठाएंगे जो कितना है हमारा 224 करोड़। तो 224 करोड़ है, यहाँ से हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, निजी आय निकालनी पड़ेगी। निजी आय के लिए हमने 4 कंपोनेंट वो हम इसके अंदर जोड़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर एनएफआईए जो कि दे नहीं रखा तो हम उसे शून्य समझ लेंगे। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था, सरकार से प्राप्त निवल चालू हस्तांतरण जो कि कितना है हमारा 9 करोड़, तो ये इसके अंदर जुड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी जो शेष मिशन से प्राप्त चालू हस्तांतरण थे वो भी दे रखे हैं यहाँ पर 3 करोड़, तो उसे हम जोड़ेंगे। तीसरे नंबर पर चीज थी हमारी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज भी दे रखा है 8 करोड़। ये जब हम निजी क्षेत्र के इस भाग के अंदर ये 3 जब हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, निजी आय। चौथी चीज एनएफआईए यहाँ पर दे नहीं रखा तो हम उसे शून्य समझेंगे। तो ये सब जोड़ने के बाद हमारी क्या बन जाएगी, निजी आय। लेकिन हमें निकालनी क्या है, व्यक्तिगत आय। तो व्यक्तिगत आय के लिए हम निजी आय के अंदर से 2 चीजों को माइनस करते हैं। वो कौन सी थी, याद करो जो मैंने बताया था। 2 कौन सी चीजें थी, एक निगम कर और दूसरा अविकृत लाभ। तो निगम कर भी दे रखे हैं हमारे यहाँ पर और अविकृत लाभ भी दे रखे हैं। इन दोनों को हमें निजी आय में से माइनस करना है। अब ये हमारी निजी आय बन चुकी है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी निजी आय बन चुकी है और इसमें से हम निगम कर जो कि 3 करोड़ है और हमारे क्या है तीसरी चीज अविकृत लाभ जो कि कितना है 1 करोड़, इसे हम क्या करेंगे माइनस। तो ये माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी व्यक्तिगत आय है और आंसर हमारा 240 करोड़ लगभग ये रहेगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने किया क्या, यहाँ पर हमने जो निजी क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से प्राप्त आय थी उसे सबसे पहले उठाया और उसके अंदर हमने 4 चीजों को जोड़ा। 4 चीजों में से एक चीज हमारी दी हुई नहीं थी तो हमने 3 चीजों को जोड़ा और वो चीजें हमारे 2 हस्तांतरण हैं और एक क्या है हमारी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। इन 3 को जोड़ने के बाद हमारी निजी आय बन गई और उस निजी आय में से हमने 2 चीजें निगम कर और अविकृत लाभ उसे हमने क्या कर दिया माइनस। तो हमारी क्या बन गई, अब ये हमारी आय बन गई व्यक्तिगत आय। अब अगर यहीं पर हमें प्रयोज्य आय निकालने के लिए भी कहा हुआ होता तो हम क्या करते, व्यक्तिगत आय से हम प्रयोज्य आय निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, उसमें से 2 चीजों को हम माइनस करते हैं। कौन कौन सी, एक हमारे प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर और दूसरे सरकारी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त विविध प्राप्तियां। अब जो सरकारी प्रशासनिक विविध प्राप्तियां थी वो यहाँ पर नहीं दे रखी तो हम उसे शून्य मान लेंगे और इस प्रत्यक्ष कर को अगर हम इसमें से माइनस कर दें 240 में से तो हमारी क्या बन जाएगी, प्रयोज्य। तो बच्चों तरीका हमारा वही रहेगा, उसी तरीके से हमें निकालनी है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। वहां से हम शुरू करेंगे, सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को माइनस करेंगे और फिर हम जो हमें निकालना है वो इस तरह से निकालते चलेंगे।
तो उम्मीद है आप सभी ने ये सभी उदाहरण अच्छे से देखे होंगे और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। आप उनको स्वयं उनकी प्रैक्टिस करें, देखें, जरूर आपके सभी आंसर्स ठीक निकलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।